नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन व साहित्यिक परिचय। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1927 ईस्वी को। और कहाँ हुआ? बस्ती, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी काशी और इलाहाबाद से। इनका निधन 23 सितंबर 1983 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कार्यक्षेत्र की अगर बात करें तो इन्होंने अध्यापन और सरकारी कार्यालय में नौकरी के बाद आकाशवाणी में कार्य किया। फिर आगे के आमंत्रण पर दीनमान अखबार से भी जुड़ गए। कुछ समय बाल पत्रिका प्राग के संपादक भी रहे। पत्रकार के रूप में उन्होंने एक विशेष पहचान प्राप्त की। किसके कारण? दीनमान में प्रकाशित उनकी रचना चर्चे और चरखे इस स्तंभ के माध्यम से। साथ ही उन्होंने समसामयिक मुद्दों पर संवेदनशील टिप्पणियाँ भी की। उन्होंने रंगमंच, नृत्य और संस्कृति पर समीक्षात्मक लेख भी लिखे। तो कार्यक्षेत्र के बारे में कह सकते हैं कि विविध कार्यक्षेत्रों से ये जुड़े रहे। अब इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है कविता संग्रह। कविता संग्रह में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कह कर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले। संपादन के क्षेत्र में अगर देखें तो शमशेर का मल्यज के साथ रूपाम्बरा सहायक संपादक रहे। अंधेरों का हिसाब और नेपाली कविताएं तथा रक्त बीज का संपादन इन्होंने किया। बाल साहित्य में इन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की, जिसमें बतूता का जूता, महंगू की टाई, भों खो खो, लाख की नाक। उपन्यास के क्षेत्र में अगर देखें तो सुने चोखते इनका उपन्यास है। लघु उपन्यास भी इन्होंने लिखा, जिसमें पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल प्रमुख रचना है। नाटक के क्षेत्र में अगर देखें तो नाटक साहित्य में बकरी इनका प्रसिद्ध नाटक है, जिस पर उन्होंने तत्कालीन राजतंत्र पर करारा प्रहार किया है। इसके साथ साथ लड़ाई है, अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा और हवालात इनके प्रमुख नाटक है। यात्रा संस्मरण की अगर बात करें तो कुछ रंग कुछ गंध इनकी प्रमुख यात्रा संस्मरण है। और आप ये ध्यान में रखें कि खूंटियों पर टंगे लोग के लिए 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको संपादित किया गया था। विशेष अगर देखें तो तीसरा सप्तक, जो कि अज्ञे के द्वारा संपादित था, उन तीसरे सप्तक के कवियों में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यानी तीसरे सप्तक के कवियों में भी ये शामिल रहे हैं। अब अगर बात करें इनके काव्य साहित्य की विशेषताओं की, तो उन विशेषताओं में हम जो पॉइंट बना सकते हैं, सबसे पहला है यथार्थ चित्रण। किसका यथार्थ चित्रण किया है? जैसा देखा, चाहे वो समाज है, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो प्रशासन है, सबका यथार्थ चित्रण इन्होंने किया है। दूसरा क्या है? व्यवस्था के प्रति विरोध। कौन सी व्यवस्था? जो उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था है, राजतांत्रिक व्यवस्था है, या जो उस समय समसामयिक व्यवस्थाएं चल रही थी, उनके प्रति विद्रोह का भाव इनके काव्य में देखा जा सकता है। इनके उदाहरण आपको आपकी पुस्तक में ज़रूर मिल जाएंगे। आप चाहें तो पॉइंट के साथ उदाहरण शामिल कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर आप पॉइंट बना सकते हैं सामाजिक चेतना। देखिए, समाज को जागृत करना ज़रूरी है, क्योंकि समाज वर्ग विभाजन की पीड़ा से ग्रस्त है। यहाँ पर स्त्रियों के प्रति अन्याय या स्त्रियों के प्रति भेदभावपूर्ण जो नीति है, या अन्य सामाजिक जो ऊंच नीच का है, या समाज जो वर्ग विभाजन या फिर नारी है, इस तरह की जो समाज में समस्याएं आ रही थी, उनके प्रति लोगों को चेतना या जागृति देना इनके काव्य का मुख्य उद्देश्य या मुख्य विशेषता मानी जा सकती है। उसके बाद व्यंग्यात्मक शैली। जो कुछ भी कहा या कहना चाहा, उसको व्यंग्य के माध्यम से कठोर या करारा प्रहार उन्होंने किया है, यानी बड़ी से बड़ी समस्या को भी व्यंग्यात्मक शैली में इन्होंने बहुत सरल तरीके से कह दिया है। उसके बाद है प्रकृति चित्रण। देखिए, नई कविता के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं, तो प्रकृति को इन्होंने विशेष सहयोगी के रूप में लिया है। यह प्रकृति का चित्रण बहुत ही अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर तरीके से किया है। उसके बाद आता है प्रेम भावना। प्रेम भावना में अगर बात करें तो जो रोमानीवाद है या रोमानियत के जो भाव हैं, वो इनके काव्य में देखे जा सकते हैं। राष्ट्रीय भावना। देखिए, ये जो समय काल है, जिस समय में हमारे देश में एकता की, अखंडता की और राष्ट्रीय प्रेम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रही है, ऐसे समय काल में देश के प्रति लोगों के मन में जो प्रेम का भाव है, उसको जागृत करने का प्रयास इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किया है। और भारतवर्ष के गौरवपूर्ण चित्रण भी इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। उसके बाद है नवीनता का चित्रण। नवीनता किसमें? देखिए, नए उदाहरण, नए विचार, नई उद्घोषणाएं
तो वहाँ पर अगर देखें तो एक केवल प्राचीन परंपराओं से जुड़े हुए नहीं रहे, चाहे इनकी कविता है, चाहे इनका बाल साहित्य है, या इनके जो भी अगर हम कहें कि लेखन की पद्धति है, उसमें इन्होंने नवीनता का प्रयोग किया है। इनका बाल साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है और ये मानते हैं कि जिस देश का बाल साहित्य समृद्ध नहीं है वो देश भविष्य में उन्नति नहीं कर सकता। तो इन्होंने अपने लेखन में नवीनता का प्रचार प्रसार या नवीनता का चित्रण किया है। उसके बाद बात करते हैं भाषा, बिंब और प्रतीक की। देखिए, भाषा की बात करें तो ये भाषा के बंधन से मुक्त रहे हैं, किसी एक भाषा के बंधन में बंध कर नहीं रहे, बल्कि हिंदी भाषा के साथ साथ जो तत्कालीन भाषाएं चल रही थी उन सभी भाषाओं के शब्दों को बेझिझक इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो भाव पक्ष मजबूत है, यानी भाव को अधिक महत्व दिया है, कला पक्ष को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। अपने भाव की अभिव्यक्ति के लिए इनको जिन भाषा का जो शब्द ठीक लगा उसी को सटीक तरीके से प्रस्तुत किया है। उसके बाद आता है बिंब और प्रतीक। इन्होंने नए बिंबों और नए प्रतीकों का प्रयोग अपने काव्य में किया है, जिससे कि तत्कालीन व्यवस्था को सुचारू रूप से उसका चित्रण किया जा सके, वो समस्याएं उठाई जा सके, या समाज के व्यक्ति विशेष को जो उसके भाव हैं उसको अभिव्यक्ति दी जा सके। तो यहाँ पर अगर देखें तो चाहे व्यवस्था की बात करें, चाहे यथार्थ चित्रण की बात करें, जो निम्न वर्ग गरीब वर्ग है उसका पूंजीपति वर्ग के प्रति जो शोषण का भाव है उसको उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया है, ताकि हमारे समाज का जो पूंजीपति वर्ग के द्वारा निम्न गरीब मजदूर वर्ग का शोषण किया जा रहा है उसको सटीक तरीके से अभिव्यक्ति दी जा सके। तो यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, यथार्थ जो चित्रण मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, इसमें आप सभी व्यवस्थाओं के बारे में लिख सकते हैं। अंत में निष्कर्ष ज़रूर लिखें, क्योंकि निष्कर्ष प्रश्न की पूर्णता को दिखाता है, तो निष्कर्ष आपको ज़रूर देना है, ये आप ध्यान में रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।